चलिए आज निकलते हैं एक सफर पर। एक ऐसा सफर जो हमें भारत की विशाल और जीवन देने वाली नदियों के साथ बहा कर ले जाएगा। तो कभी सोचा है एक नदी का सफर आखिर शुरू कहाँ से होता है? आइए पानी की एक बूंद की कहानी सुनते हैं जो अपने स्रोत से निकलकर समंदर में मिलने तक का रास्ता तय करती है। हम उसी के पीछे पीछे चलेंगे। अच्छा, इस सफर पर निकलने से पहले ना कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। समझिए कि हम पानी की भाषा सीख रहे हैं ताकि आगे की कहानी अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहली चीज है अपवाह द्रोणी या जिसे ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है वो पूरा का पूरा इलाका जहाँ का सारा पानी मतलब हर एक बूंद बहकर एक ही नदी में आ जाता है। और इसका स्केल कितना बड़ा हो सकता है? अंदाजा लगाइए, दुनिया की सबसे बड़ी द्रोणी अमेज़न नदी की है। तो फिर दो द्रोणियों को अलग क्या करता है? वो है जल विभाजक। ये कुछ नहीं, बस एक ऊंचा इलाका है, जैसे कोई पहाड़ या पठार। इसे ऐसे समझिए जैसे घर की ढलान वाली छत होती है ना। पानी कुछ इस तरफ बहता है, कुछ दूसरी तरफ। बस यही काम जल विभाजक का है। चलिए अब आते हैं अपनी कहानी के मेन कैरेक्टर्स पर। भारत की नदियों को हम मोटे तौर पर दो परिवारों में बांट सकते हैं। एक हिमालय से निकलने वाली नदियां और दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। और मजे की बात यह है कि दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग है। यहीं पर पूरा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है हिमालय की नदियां, एकदम यंग, जोशीली। इनमें साल भर पानी रहता है क्योंकि इन्हें ग्लेशियर के पिघलने से भी पानी मिलता है और बारिश से भी। और इसी ताकत से ये पहाड़ों में गहरी गहरी घाटियां बना देती हैं। दूसरी तरफ है प्रायद्वीपीय नदियां। ये ज्यादा पुरानी हैं, शांत हैं और ज्यादातर मानसून की बारिश पर ही टिकी हैं। इसीलिए गर्मियों में इनका पानी अक्सर कम हो जाता है। तो चलिए अब उत्तर की तरफ चलते हैं और हिमालय के तीन बड़े दिग्गजों से मिलते हैं, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये बहुत लंबी नदियां हैं और इनकी कई सारी सहायक नदियां भी हैं जो इनमें आकर मिलती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु नदी की। इसका सफर शुरू होता है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से। वहां से ये भारत के लद्दाख में एंट्री लेती है और क्या शानदार गहरी घाटी बनाती है। और फिर रास्ते में झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज जैसी बड़ी बड़ी नदियां भी इससे आ मिलती हैं, जो इसे और भी विशाल बना देती हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 20%। 1960 में हुई सिंधु जल संधि के हिसाब से भारत इस पूरी नदी प्रणाली का सिर्फ 20% पानी ही इस्तेमाल कर सकता है। इससे ये साफ पता चलता है कि नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं होती, ये देशों के बीच के रिश्तों और जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत ही सेंसिटिव हिस्सा भी होती हैं। अब आते हैं गंगा पर। ये सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए एक आस्था है। इसका सफर शुरू होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जहां इसे भागीरथी कहते हैं। फिर देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तब बनती है गंगा। हरिद्वार में ये पहाड़ों को छोड़कर मैदानी इलाकों में उतरती है और आखिर में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाती है। और गंगा के सफर का जो आखिरी पड़ाव है वो भी अपने आप में एक अजूबा है। ये फैक्ट देखिए, सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। मतलब कमाल की बात है ये। अब बात करते हैं हिमालय की तीसरी बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र की। इसकी कहानी तो किसी फिल्म की तरह है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, जिसका मतलब है शोधक, और वहाँ ये बहुत शांत बहती है। ये हिमालय के साथ साथ पूरब की तरफ बहती जाती है और फिर अचानक एक जबरदस्त यू टर्न लेकर अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसती है। और यहाँ आते ही इसका रूप बदल जाता है। ये अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट यानी गाद लाती है, जिसकी वजह से असम में अक्सर भयंकर बाढ़ आती है। तो चलिए हिमालय से अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और प्रायद्वीप की नदियों को समझते हैं, जो वहाँ की मौसमी लाइफलाइंस हैं। इनका कैरेक्टर हिमालय की नदियों से एकदम अलग है। यहाँ नदियों का बंटवारा इस बात पर होता है कि वो बहती किस तरफ हैं। ज्यादातर बड़ी नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब पूरब की तरफ बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और वहाँ बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। लेकिन सिर्फ दो बड़ी नदियां हैं, नर्मदा और तापी, जो उल्टी दिशा में यानी पश्चिम की तरफ बहती हैं। और इन प्रायद्वीपीय नदियों में जो सबसे बड़ी है वो है गोदावरी। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है और इसका बेसिन भी बहुत बड़ा है। इसलिए इसे दक्षिण गंगा का दर्जा दिया गया है।
ये नाम ही इसके महत्व को बताता है। तो हमने नदियों का भूगोल तो समझ लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं इंसानों और नदियों के रिश्ते की, क्योंकि ये जीवन देने वाली नदियां आज खुद संकट में हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये नदियां और झीलें हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं? अरे भाई, हमारे खेतों की सिंचाई से लेकर घरों की बिजली तक सब तो इन्हीं पर निर्भर है। ये सिर्फ पानी नहीं देती, बल्कि बाढ़ को रोकती हैं, पूरे इकोसिस्टम को बैलेंस करती हैं। कश्मीर की डल झील जैसी जगहें टूरिस्ट को खींचती हैं। और इतिहास गवाह है, हमारी सारी पुरानी सभ्यताएं तो इन्हीं नदियों के किनारे ही तो बसी थीं। लेकिन आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है प्रदूषण। इस टेबल को देखिए, ये गंगा की कहानी बताता है। एक जमाना था जब गंगा में इतनी शक्ति थी कि वो 20 किलोमीटर बहने में ही एक बड़े शहर की गंदगी को खुद ब खुद साफ कर देती थी। पर आज बढ़ते शहरों और फैक्ट्रियों के बोझ तले नदी की ये ताकत पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। तो इस पूरे सफर के आखिर में हम एक सवाल पर आकर रुकते हैं। जिन नदियों ने हमें जिंदगी दी, हम उन्हें बदले में क्या दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर